अच्छा, मैंने माइक ऑफ किया हुआ, मैं ऐसे लिखे जा रहा हूँ यार। अब मैंने आंसर भेजा, सही है क्या? Rn 186,761,972.8। हाँ ठीक लग रहे हैं ना आंसर तो बिल्कुल आपके। तो ये 972.8 तो कॉरस्पॉन्डिंग है जो हमारी हमने 976 वाली दी थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली। और ये 1216 और 1026 ये हमारी 3 लाइमन सीरीज वाली वेवलेंथ होंगी। और इसके अलावा ये वाली 2 हैं, इसमें से एक वही है जो हमने पहले निकाली थी 6563 एंगस्ट्रॉम वाली। और एक जो है ये कौन सी है, इस वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है? 4864। 4864। 4864। 4864 ये विजिबल रीजन वाली 2 आ गई। और उसके बाद वो 4 से 3 वाली जो अपनी लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज की सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ आ गई है ना। इसकी वैल्यू आपने लिखी है 18761.1 अप्रोक्सीमेटली। 63.1। ठीक है, तो ये वेवलेंथ आएंगी। और एक ये फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो कितनी डिफरेंट पॉसिबल वेवलेंथ्स हो सकती हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है। और लॉजिक क्या है, 1 2 3 4, इन 4 में से 2 2 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो 4C2 इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड ईच कॉम्बिनेशन विल जनरेट 1 वेवलेंथ। तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ आएंगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलें आगे। हाँ सर। सो ये हाइड्रोजन एटम की मैंने आपको लाइमन सीरीज और उसकी बात की। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो रियल फिजिक्स यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो फिजिक्स में आप देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, खासकर जेई में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा। तो जो हमने अभी तक हाइड्रोजन एटम का मॉडल लिया, उसके अंदर हमने बोला कि सेंटर में हमारे पास हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे कि हाइड्रोजन एटम ले लें या He पॉजिटिव ले लें, ऐसा हीलियम एटम जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। या Li2 पॉजिटिव ले लें, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ने 2 लूज कर दिए। या फिर बेरिलियम 3 पॉजिटिव ले लें, बेरिलियम ने अपने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसमें एक सेंट्रल बॉडी है जिसका चार्ज +Ze है, और एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज -E है। इस सेंट्रल बॉडी का मास M और इस इलेक्ट्रॉन का मास m। हमने हाइड्रोजन एटम में अभी तक जो मॉडल लगाया, उसमें मैंने इस सेंट्रल बॉडी को स्टेशनरी मान के उसके अराउंड इसका ऑर्बिटल मोशन डिस्क्राइब किया। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर आप सही तरीके से देखें तो आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी मानना चाहिए, जो भी इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास है। और अगर ये r डिस्टेंस है, तो आपको ये एस्टिमेट लेना चाहिए कि यार जो न्यूक्लियस है वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड r1 रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा सेंटर ऑफ मास के अराउंड r2 रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। रेडियस ऑफ द एटम विल बी ट्रीटेड एज r, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ द एटम will be treated as r, orbital radius of electron will be r2, orbital radius of nucleus will be r1, radius of the atom will be r। ठीक है, तो एक्चुअली हम ये मान के चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये दोनों घूम रहे हैं। तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव देखेंगे। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि दोनों हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर पे रहेंगे। तो जितनी देर में न्यूक्लियस इधर से घूम के यहाँ आ जाता है, उतनी देर में हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे घूम रहा होगा, तो ये ऐसे घूम रहा होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्विवेलेंट ऑपोजिट होगी, नहीं सेम ही होगी। एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। और
अगर मैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यहाँ पर लगाऊंगा तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा और उसको n टाइम्स h/2 पाई करूंगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है। अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके सॉल्व करेंगे तो जब बोहर्स मॉडल आप लगाएंगे तो आपने सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखना और उसको h/2 पाई करना है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर के बराबर आता है इस सिस्टम का, वेर म्यू इज एम एम अपॉन एम प्लस एम। कैसे आता है? तो R1 की वैल्यू एम आर बाय एम प्लस एम और R2 की वैल्यू कैपिटल एम बार एम प्लस एम। ये मालूम है आप सब लोगों को? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस और सर। मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो m1 यानी कि कैपिटल M इंटू R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू R2 स्क्वायर टाइम्स ओमेगा। इसमें आप R1 और R2 की वैल्यू R की टर्म्स में पुट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर आएगा और एंगुलर मोमेंटम म्यू आर स्क्वायर ओमेगा आएगा। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। मतलब मास रिड्यूस नहीं किया बट एक टर्मिनोलॉजी है, इसको रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम बोल देते हैं। तो मेरे पास जो आपकी वैल्यू है n टाइम्स h/2 पाई वो म्यू टाइम्स आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर आएगी। इसके अलावा आप सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव फोर्स लिख लो तो k सेंटर ऑफ मास तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, इन दैट केस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई स्यूडो फोर्स तो आनी नहीं, रियल फोर्स ही आएगी। तो k z स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज द फोर्स। बोलो फोर्स तो यही रहेगी ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए इसको यस सर। स्मॉल m इंटू मेगा स्क्वायर R2 लिखूंगा और R2 की वैल्यू पुट कर देता हूं तो R2 की वैल्यू कैपिटल M R बाय M प्लस M। तो ये वाली वैल्यू बन जाती है k z e स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। ये भी वही बन गया एम एम बाई एम प्लस एम। तो आप ध्यान से देखें सारे रिजल्ट्स वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं, बस m की जगह म्यू आ गया। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करूंगा तो जो रेडियस के फार्मूले में m आ रहा था वो म्यू आ जाएगा। क्या फॉर्मूला निकाला था रेडियस का, हमने कुछ याद आ रहा है? भूल गया मैं तो यार। 2 सर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर km e स्क्वायर। h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के m ई स्क्वायर राइट इंटू एन स्क्वायर बाय z। तो यहाँ पे m विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू। म्यू ज्यादा होगा या कम होगा? 1/म्यू की वैल्यू 1/m प्लस 1/m में, कम हो। तो म्यू विल बी ऑब्वियसली लेस देन मास। तो अगर हम न्यूक्लियस के मोशन को भी अकाउंट में लें, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ जो मैं पढ़ा रहा था, टेकिंग इनटू अकाउंट द मोशन ऑफ न्यूक्लियस, ऐसी वर्डिंग लिखी हुई मिलेगी आपको। तो अगर हम न्यूक्लियस के मोशन को अकाउंट में लेंगे तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ा सा पहले से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के मोशन को अकाउंट को लिए बिना अगर हम रेडियस निकालते हैं तो कम आएगा, और न्यूक्लियस के मोशन को अकाउंट में लेकर रेडियस निकालते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये नोट करेंगे ध्यान से।
सर इसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन R2 डिफाइन करेंगे ना? हाँ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज R2। नॉर्मली आपसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं पूछा जाता, आपसे एटम का रेडियस पूछा जाता है। एटम का रेडियस इज स्टिल डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस R को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यस। स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा, स्पीड किसकी पूछी है, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी है तो अलग वैल्यू होगी, वो ओमेगा टाइम्स R2 होगी। और अगर न्यूक्लियस के रिलेटिव इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी है तो वो ओमेगा टाइम्स R होगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, तो फॉर्मूले भी अकॉर्डिंगली बदल जाएंगे। मैंने वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला लिखा नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप न्यूक्लियस के रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो वही वाली आ जाएगी जो पहले लिखी थी हमने, क्योंकि उसमें मास नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव देखेंगे तो उसमें मास आ जाएगा। नोट किया? सर एक नहीं सेकंड। सर, एक मिनट। हाँ जी, चलें आगे। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला देखूं तो सर टोटल वो एनर्जी, लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा? सर वो म्यू इज लेस देन एम, वो नीचे। वहां पे मैंने ये डिस्कस किया कि म्यू की वैल्यू एम से कम आएगी, तो ये जो रेडियस है वो अगर न्यूक्लियस के मोशन को अकाउंट में नहीं लेते तब रेडियस कैलकुलेट करें, और न्यूक्लियस के मोशन को अकाउंट में लें और फिर अच्छा। रेडियस कैलकुलेट करें, तो सेकंड केस में ज्यादा आएगा। हम्म। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r आई थी हमारी, और एनर्जी की वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस के ई स्क्वायर जेड बाय 2 टाइम्स आर। आर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया था, एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के म्यू ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये बन जाएगा हमारा एनर्जी का फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर म्यू ई रेज टू पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और इस केस में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी, तो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर म्यू ई की पावर 4 अपॉन एच क्यूब सी। ठीक है, तो एक हम न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइट मान के रिडबर्ग कांस्टेंट निकालते हैं, तो उसमें यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। और अगर हम न्यूक्लियस के मास को अकाउंट में लेकर फाइनाइट मान के रिडबर्ग कांस्टेंट निकालते हैं तो वो ये आता है। सर एक सेकंड, थोड़ा लेफ्ट में कर सकते हैं? सर ये हमने जो R निकाला ये रेडियस ऑफ एटम निकला ना बेसिकली? बिल्कुल। ठीक है, लिख लिया एनर्जी वाला एक्सप्रेशन। सर एक मिनट।
सर हमने न्यूक्लियस के मोशन का अकाउंट में क्यों लिया? न्यूक्लियस के मोशन को अकाउंट में क्यों लिया? क्यों लिया? तो वो लेना चाहिए लॉजिकली। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस पे भी तो इक्विवेलेंट ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी, वो नहीं एक्सेलरेट करेगा। हाउ कैन इट बी स्टेशनरी? हाँ करेगा सर, पर सर रेडबर्ग कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करेगा ना। एक्चुअली म्यू और एम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता ना यार। आप ये समझो कि जो एम की वैल्यू है, यहाँ पर समझते हैं, म्यू इज एम टाइम्स एम अपॉन एम प्लस एम। अब इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में जो प्रोटॉन का मास है वो लगभग 2000 टाइम्स होता है। तो अगर मैं m को 2000 m पुट कर दूं तो ये 2000 बाय 2001 टाइम्स m आता है। तो वो ऑलमोस्ट इक्वल ही आता है, तो वो एक मेजरेबल एरर नहीं है उसमें। बट मजा कहाँ पर आएगा? मजा क्वेश्चंस में आएगा। इसको कर दूं क्लियर सारे को? हाँ सर। आपको थियोरेटिकल ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हाइड्रोजन एटम है अगर आपके पास, तो हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स आपको मालूम है। n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे टोटल एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम एक एटम डिफाइन कर रहे हैं पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम एटम, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो हाइड्रोजन एटम इज अ पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन एटम है। हम बात करें पॉजिट्रोनियम एटम की, विच इज एक्चुअली अ पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर तो प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास m है, तो ये 2000 टाइम्स m है। तो यहाँ तो रिड्यूस मास के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही होगा। लेकिन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास तो बराबर ही होता है ना यार, सेम। तो इसका रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम हमें मालूम है, बोहर्स एटॉमिक रेडियस। मालूम है आप लोगों को भी ऐसा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। न्यूट्रोनियम एटम का रेडियस बताना है कितना होगा, और आपने मेरे को ये एनर्जी लेवल्स की वैल्यू लिख के बतानी है। तो एस्टिमेट द रेडियस ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम अप्लाइंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड द एनर्जी लेवल्स। कंपेयर करो उसको हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स से। तो क्या रेडियस कितना आएगा इसका? डबल आएगा। डबल आएगा। हाँ सर डबल। क्योंकि इसका मास तो, इसका रिड्यूस मास तो ऑलमोस्ट m ले लोगे आप, और इसका रिड्यूस मास m/2, m/2। और एनर्जी में भी मास आ रहा था ऊपर, है ना? तो एनर्जी लेवल -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का कितना हो गया ये 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1 पॉइंट। सर एनर्जी में म्यू ऊपर आ रहा था तो हाफ होना चाहिए ना। सॉरी उल्टा हो गया। एनर्जी में म्यू ऊपर आ रहा था और म्यू आधा हो गया है। हाँ एनर्जी लेवल्स हाफ हो गए। हाफ हो गए। तो एनर्जी लेवल्स हाफ हो गए हैं इसके। यार 2 से मल्टीप्लाई करना आसान था, डिवाइड करने पड़ेंगे मुझे। तो -13.6/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस का 3.4/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे करके आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कंपेयर करो, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम का केस आता है, एक म्यूनिक एटम का केस आता है। म्यूनिक एटम में instead of an electron and proton we have a proton
एंड म्यून। म्यून का चार्ज इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है, लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से शायद 200 टाइम्स ज्यादा होता है। लेट मी चेक दिस। पता नहीं 200 टाइम्स ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ सर 200 टाइम्स। 200 गुना होता लगभग। तो इसका रेडियस कितना होगा और इसके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे? जीरो 0.58 एंगस्ट्रॉम। तो ये 10 गुना तो अब भी है ये, क्यों? हाँ इतना 10 ही। by 11/10। हाँ तो ये 2000 एम है ना। हाँ सर। तो मतलब नहीं, मैं ये मान रहा हूँ कि रिड्यूस मास ऑलमोस्ट इसके बराबर ही आएगा। वो वाला ही स्मॉल एरर को छोड़ देता हूँ, मेजर कंपैरिजन जो वो इस 200 के फैक्टर का है। तो इसका जो रिड्यूस मास है वो अप्रोक्सीमेटली 200 एम है और इसका रिड्यूस मास अप्रोक्सीमेटली एम है। तो इसका रेडियस 200 टाइम्स या 1/200 टाइम्स। सर उसका म्यू 100 m आएगा ना? है प्रोटॉन इसका मास 200 एम और प्रोटॉन का मास 2000 एम। तो दोनों का जीरो हाँ सर पॉइंट ठीक जीरो है जीरो थ्री एंगस्ट्रॉम। सर ठीक। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये इसका 10 गुना तो है ही, तो रिड्यूस मास ऑलमोस्ट इसके मास के बराबर ही आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 200 एम ही आएगा ना, 100 तो आधा तो आने से रहा। 200 हाँ तो सर। नहीं लिए तूने इसको? हमें सर 11/10 का फैक्टर आएगा, बट हाँ ठीक नहीं है। नहीं, ये 100 एम बोलने वाला कौन था? सर वो गलती से मैंने दोनों का 200 ले लिया था इसलिए। ठीक है, तो 200 का फैक्टर आएगा ना। हाँ सर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है रेडियस। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास 200 टाइम्स होगा, तो 1/200 टाइम्स ऑफ 0.529 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा इसका। और एनर्जी लेवल 200 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे। तो 180 टाइम्स ज़्यादा मतलब। 180 टाइम्स। हाँ सर, वो 10/11 का फैक्टर अकाउंट में लेके। अच्छा, अगर इसको मैं 2000 टाइम्स लेके चलूँ तो हाँ सर, 10/11 तो 200 इंटू इंटू 10/11। 10/11, ये कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। हाँ 180 आता है अप्रोक्सीमेट। 2000/11 तो 190। 180 है या 188? सर 181.81 81 182 के आसपास लगभग है ना। yes sir तो यहाँ पे 182 आ जाएगा। तो 182 इंटू -3.4। तो इस तरीके की कैलकुलेशंस आपको करने को मिलेगी क्वेश्चंस में। तो मैं एक बार आपको क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम इज बेसिकली अ पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, and in case of positronium it is a pair of positron and electron. हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास के, वेयर एज पॉजिट्रॉन में दोनों सेम मास के हैं। तो इसका रिड्यूस मास तो अप्रोक्सीमेटली m लिया जा सकता है, बट इसका रिड्यूस मास m/2 आएगा। तो अगर रिड्यूस मास m/2 आ गया
तो रेडियस डबल हो जाएगा और एनर्जी लेवल्स आधे हो जाएंगे। सर पॉजिट्रोनियम आपने किसका कहा है? हाँ, पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम इज पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर। एक मैंने बताया मियोनिक एटम। मियोनिक एटम में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया गया मियोन से। प्रोटॉन के राउंड मियोन घूम रहा और मियोन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 200 गुना ज्यादा होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करने को मिल सकती है। ठीक है, हाँ सर। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कैलकुलेशंस हो गई। तो आप हाइड्रोजन एटम के और एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो स्क्रीन क्लियर कर दूं? चलिए, तो हमारे पास फिजिक्स में और एक इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज अबाउट एटॉमिक कोलिजन्स। एटॉमिक कोलिजन्स लाइक दो हाइड्रोजन एटम थे, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर गए। तो एक तो आपने ये समझना है कि एटॉमिक लेवल पे जो कोलिजन्स होते हैं वहाँ पे, जैसे हम नॉर्मल कोलिजन्स बोलते थे, एक m1 मास की बॉडी एक दूसरी m2 मास की बॉडी से टकरा गई, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करती हैं u1 u2 वेलोसिटी से चलती हुई, तो उसमें कोलिजन्स को इलास्टिक या इनइलास्टिक बोलते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि फाइनल टोटल एनर्जी इनिशियल टोटल एनर्जी से कम है कि नहीं। तो यहाँ पर भी एटॉमिक कोलिजन में कोलिजन्स को इलास्टिक या इनइलास्टिक की कैटेगरी में डाला जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि कोलिजन से पहले की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी और जो कोलिजन के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी वो डिफरेंट हो जाए, एंड देयर कुड बी अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बॉल्स के या इनके कोलिजन्स की बात करते हैं, तो वहां पे अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है तो हम कहते हैं कि एनर्जी डिसिपेट हो गई होगी, हीट की फॉर्म में थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। बट एटॉमिक लेवल पे थर्मल एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर एनर्जी का लॉस हुआ है तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हो गई हो, या फिर एक हाइड्रोजन एटम में एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया हो, तो यूजुअली यही होता है। या आयोनाइजेशन हो गई हो, मतलब अगर एक हाइड्रोजन एटम ने जाके दूसरे हाइड्रोजन एटम को टक्कर मारी और अगर वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हुई, दोनों ग्राउंड स्टेट में थे तो ग्राउंड स्टेट में ही रहे होंगे। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन एटम ने जाके दूसरे हाइड्रोजन एटम को टक्कर मारी और उनका कोलिजन इनइलास्टिक हो गया, इसका मतलब सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हो सकता है एक हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया हो या आयोनाइज हो गया हो, राइट। और मैं याद दिला देता हूं आपको कि अगर एक ऑब्जेक्ट मास m1 का u1 वेलोसिटी से चल रहा है और एक दूसरा मास m2 u2 वेलोसिटी से चल रहा है, हेड ऑन कोलिजन होता है। तो हेड ऑन कोलिजन में जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है काइनेटिक एनर्जी का, वो हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर आता है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन अ कोलिजन। तो मेरा क्वेश्चन है, एक ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम है, ये मूव कर रहा है और इसके सामने एक दूसरा ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम है जो कि स्टेशनरी है, और इन दोनों में कोलिजन हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू of the speed of incident hydrogen atom so that the resulting collision may be inelastic. प्रॉपर डिजिट्स में आंसर निकाल के दिखाएंगे, न्यूमेरिकल
डेसिमल प्लेसेस तक, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आंसर निकाल के दिखाओ इसका। हाँ जी, सर मैं एटॉमिक कोलिजन में बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, आप एक बार बता सकते हैं आपने क्या बताया? मैंने ये बताया कि एटॉमिक कोलिजन्स को साधारण ऑब्जेक्ट्स के कोलिजन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस कोलिजन्स को आपने इनइलास्टिक बताना है तो यहाँ जो लॉस हो रहा होगा वो लॉस जो हुआ एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, अगर कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी हमारे ऑब्जेक्ट्स की वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है, तो वो लॉस एब्जॉर्ब हुआ होना चाहिए किसी फॉर्म में। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में चले गए, या आयोनाइजेशन में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एनर्जी नहीं होती। ठीक है उसको सर, उसका क्या सर मतलब हाँ ठीक है, ठीक। मैक्रोस्कोपिक में ही थर्मल एनर्जी अकाउंट में रहता है सर। हम्म। सर आप जो बोल रहे थे दो डिजिट तक निकालना है, मतलब आंसर तो बहुत बड़ा आएगा ना, तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है क्या स्पीड? आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो इन दोनों का मास m में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हाफ इंटू
m/2 इंटू वी माइनस 0 का होल स्क्वायर हो सकता है। और ये जो लॉस है अगर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ तो कोलिजन इनइलास्टिक हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि कम से कम एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर सकता है कोई भी हाइड्रोजन एटम वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकता है। तो अगर जो होने वाला लॉस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रहा होगा तो पॉसिबिलिटी है इनइलास्टिक होने की, नहीं तो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इससे ज्यादा हुआ तो हमेशा इनइलास्टिक ही होगा, कोलिजन फिर भी इलास्टिक हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इनइलास्टिक होने की तभी अराइज होगी जब ये कंडीशन वैलिड होगी। सर इससे 62521 मीटर पर सेकंड आ रहा है। हाफ इंटू m/2, m हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन एटम का मास, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी स्क्वायर, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो यहाँ से हमारे पास आंसर अलग अलग लोग दे रहे हैं। तो एक आंसर मुझे मिल रहा है 6.39 इंटू 10⁴ और मीटर पर सेकेंड। एक मुझे मिल रहा है 2.16 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मुझे ऑर्डर कंफर्म करना है, मतलब सर कि मेरा गलत है, वो 2.16 मैंने कुछ दूसरा किया था। उन्हें तो मुझे लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी हाँ निकाल सर, सर मैंने उससे किया, मुझे लगा कि वो पूरी काइनेटिक एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी तो रेस्ट पे रहेंगे फिर दोनों, इसलिए कोलिजन में तो 6.2 into 10 to the power 4 आ रहा है। तो 6.2 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छा ऑर्डर लग रहा है। और अगर मैं ये सोचूं कि ये थर्मल एनर्जी सी आई है स्पीड, तो ये जो एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, अगर मैं ये सोचूं कि ये एनर्जी थर्मल एनर्जी से आई है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। और थर्मल एनर्जी जो होती है यूजुअली जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो 3/2 के टी के बराबर होती है, फिर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए सो दैट उनके आपसी कोलिजन से आयोनाइजेशन हो सके। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या टेम्परेचर का ऑर्डर होना चाहिए सो दैट उनके रिजल्टिंग कोलिजन आयोनाइजेशन क्रिएट कर पाए। तो के कितना होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 प्लस 23 आर बाय एन होता है ना? -20 सर -23 ये क्या होता है? आर बाय एन होता है ना? हाँ 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 इनमें से अच्छा लग रहा है, और प्लस बहुत डरावना हो गया था ना, बहुत ही भयानक तरीके से घबरा गया था मैं देख के। तो रफ रफ एस्टिमेट देखना इस टेम्परेचर का कितना आ रहा है, कितने केल्विन? तो 1.38 है 10 to power 5 के आसपास। तो नहीं 10 नहीं सर, 5 उससे थोड़ा सा कम। 10 to power 5 10 डिवाइडेड बाय 1.3। मतलब 10⁴ के आसपास। ऑर्डर तो 10 रफली दे सकते हैं ना, √10 से छोटा आ रहा है तो लोअर साइड में लिखो, √10 से बड़ा आ रहा है तो हायर साइड में लिखो। ठीक है, आपको एक आइडिया मिलेगा यहाँ से। सर बट इस क्वेश्चन में से मुझे ये नहीं समझा कि जो हमने लिखा है वो तो मैक्सिमम के ही लॉस है ना, वो हमने अजम्पशन लिया है कि जब वो इलास्टिक होता है तब उतना होता है। पर यहाँ तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपको इलास्टिक करवाना है और उसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 10.2 से ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, तो इसका मतलब आपका पॉसिबल एनर्जी लॉस इससे ज्यादा होना चाहिए। सर ये तो मैक्सिमम के ही लिखा है ना, मैक्सिमम के ही लॉस लिखा है ना सर ये तो। मतलब अगर इससे
तो मतलब मैं समझा नहीं, क्या क्या पूछना चाह रहा है तुम? जैसे मुझे ये डाउट है कि अगर हमें इनइलास्टिक इंश्योर करना है तो मतलब जो मिनिमम से मिनिमम भी काइनेटिक प्रोबेबिलिटी चाहिए कि भैया कुड बी पॉसिबली इन इलास्टिक, तो इसके बाद पॉसिबिलिटी राइज होगी। इंश्योर तो आप कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट गारंटी द कोलिजन टू बी इन इलास्टिक। लेकिन अगर आपकी ये वाली वैल्यू से ज्यादा हुई, देन दी प्रोबेबिलिटी बिकम्स फाइनाइट फॉर द कोलिजन टू बी इन इलास्टिक। सर ठीक है सर। अगर हाफ m/2 v स्क्वायर की वैल्यू 10.2 से कम होगी तो कोलिजन कैन नॉट बी इलास्टिक। ये 1 माइनस नन वाला तरीका लगा रहा हूं ना मैं, प्रोबेबिलिटी ना, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी। हाँ सर, मुझे लगा वो मतलब एंश्योर करना है कि हर परफेक्टली कुछ इन इलास्टिक की क्या कंडीशन होगी? परफेक्टली इलास्टिक मतलब कभी भी इलास्टिक इन इलास्टिक ना हो, उसकी कंडीशन ये होगी ना, आपने भी। अगर ये लेस देन 10.2 को, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है वो भी 10.2 से कम हो गया, तो इसका मतलब कोई मर्जी कोलिजन हो जाए वो इलास्टिक ही होगा। उसका रिवर्स कर दिया तो एटलीस्ट एक आधा कोलिजन तो इन इलास्टिक आ सकता होगा ना, मे बी वाली बात हो रही है। ठीक ठीक है क्लियर है सभी को? और टेम्परेचर का और कुछ नहीं है ना? सर एक सेकंड बस पीछे मतलब दे लिखना था ये। क्या टेम्परेचर का और कुछ? और कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है ना? नहीं, आपको एक आइडिया मिलता है ना कि हाई टेम्परेचर पे आयोनाइजेशन हो सकती है अगर हाई टेम्परेचर पे गैस है तो। हाँ सर ठीक है। कहाँ से लिखे? आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना? जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है, मालूम है ऐसा आपको? हाँ सर। हाँ यूरेनियम सर। बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर यस सर। फ्यूजन बेस्ड है, और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और एक दूसरे के अंदर मर्ज कर जाते हैं और फिर हीलियम बनता है ना? तो दो हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे के अंदर मर्ज करवाने के लिए आपको उनको अच्छी खासी स्पीड से एक दूसरे के अगेंस्ट भेजना पड़ता है। न्यूक्लियस उनके आपस में मर्ज कर जाए, भयानक तरीके से रिपेल करते हैं, तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हाइड्रोजन बम रूम टेम्परेचर पे ब्लास्ट ही नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट ट्रिगर द रिएक्शन इन हाइड्रोजन बॉम्ब एट रूम टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन बॉम्ब को इनिशिएट करने के लिए आपको यूरेनियम बम फोड़ना पड़ेगा पहले। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आप रूम टेम्परेचर पे नहीं करवा सकते, आप समझ रहे हैं? ये टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस है, जो मैं कोलिजन में आपको टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू दी काइनेटिक एनर्जीज। यूजुअली तो आप काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी से देते हो ना गैस मॉलिक्यूल्स को। हाँ सर। कर दूं क्लियर? हाँ सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। एक हाइड्रोजन एटम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, एक हाइड्रोजन एटम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और ये फ्री स्पेस में है, और ये डी एक्साइट करता है। तो जब ये डी एक्साइट करेगा तो इसकी रिकॉयल स्पीड कितनी होगी? फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ ए हाइड्रोजन एटम in first excited state when it de-excites to ground state। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर सिंगल डिजिट नंबर आता है। एक बार क्वेश्चन वापस बोलना। एक हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है फ्री स्पेस में और ये डी एक्साइट कर रहा है टू ग्राउंड स्टेट, कितनी रिकॉयल स्पीड आएगी इसके पास? सुना है ना रिकॉयल स्पीड?
गन रिकॉइल करती है ना जब बुलेट फायर करती है तो इस हाइड्रोजन एटम ने एक फोटोन फायर किया तो खुद कितनी स्पीड से रिकॉइल करेगा? चलिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मेरी आगे भी क्लास है तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके लाएंगे। और आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, लाइमन सीरीज, बाउमर सीरीज, पूरा स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब बिफोर द टॉपिक ऑफ एक्स रेज एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना कुछ है वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो थर्सडे को हम डिस्कशन करेंगे डाउट्स की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। ठीक है सर एक बार रिपीट कर सकते हैं होमवर्क? बोहर्स एटॉमिक मॉडल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पूरा कंप्लीट करना है आपने। ठीक है, चलिए ठीक है जी, Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank थैंक you, यू sir. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।